स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो कभी न कभी हम सबके दिमाग में जरूर आता है। क्या रामायण और महाभारत सिर्फ हमारी धार्मिक आस्थाओं का हिस्सा हैं या फिर ये भारत का बिल्कुल ठोस वास्तविक इतिहास है? देखिए, हम बचपन से इन महाकाव्यों को धर्म के चश्मे से देखते आए हैं, है ना? लेकिन आज हम भावनाओं को थोड़ा साइड में रखेंगे। हम साहित्य, पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी और विज्ञान के नजरिए से इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि असल तथ्य क्या कहानी कहते हैं। अब ये कोई नया सवाल तो है नहीं, पीढ़ियों से इस पर बहस होती आ रही है। मतलब जब भी हम राम सेतु, समुद्र के नीचे मिली द्वारका या कुरुक्षेत्र के मैदान के बारे में सुनते हैं तो मन में ये आना बिल्कुल स्वाभाविक है कि भाई, क्या इन जगहों के पीछे कोई वास्तविक वैज्ञानिक या ऐतिहासिक डेटा मौजूद है? क्या ये सिर्फ बहुत ही शानदार तरीके से रची गई कहानियां हैं या फिर ये उस प्राचीन दुनिया की असली गूंज है जो वाकई में कभी मौजूद थी? देखिए, हमारी प्राचीन भारतीय परंपरा में इन ग्रंथों को स्पष्ट रूप से इतिहास कहा गया है। इतिहास का मतलब ही होता है ऐसा ही हुआ था, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन आधुनिक इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री के नियम थोड़े कह सकते हैं काफी सख्त होते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से किसी भी बात को तथ्य मानने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला, उसी टाइम के लिखे हुए दस्तावेज। दूसरा, जमीन की खुदाई से मिलने वाले ठोस पुरातात्विक प्रमाण। और तीसरा, एक ऐसा कालक्रम जिसे हम क्रॉस चेक कर सकें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जांचते हैं कि हमारे ये महान ग्रंथ इन आधुनिक पैमानों पर कितने खरे उतरते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं महाभारत की और देखते हैं कि इसके क्या प्रमाण हमारे पास मौजूद हैं। अब ये तो हम सब जानते हैं कि महाभारत जैसा विशाल ग्रंथ कोई एक रात में तो लिखा नहीं गया। इतिहासकारों की माने तो इसका एक पूरा इवोल्यूशन हुआ है। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो इस ग्रंथ का जो पूरा सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो लौ युग के कुरु साम्राज्य से बिल्कुल सटीक मैच करता है। मतलब आज से करीब 1200 से 800 ईसा पूर्व का समय। एक और दिलचस्प बात बताऊं, शुरुआत में ये इतना बड़ा ग्रंथ था ही नहीं। ये बस जय नाम का एक छोटा सा युद्ध काव्य था। लेकिन जैसे जैसे सदियां गुजरती गई, इसमें नई सांस्कृतिक, दार्शनिक और राजनीतिक परतें जुड़ती चली गई और फिर जाके ये उस महाकाव्य में तब्दील हुआ जिसे आज हम जानते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सच में जमीन के नीचे हमें कुछ मिला है? इसका जवाब है हाँ। मशहूर पुरातत्वविद बी लालजी ने जब हस्तिनापुर और उसके आसपास के इलाकों में खुदाई की तो उन्हें पेंटेड ग्रेवेयर यानी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के अवशेष मिले। ये खोज वाकई एक गेम चेंजर है। क्यों? क्योंकि ये संस्कृति उत्तर वैदिक काल की है और महाभारत में जिस भौगोलिक और राजनीतिक दुनिया का जिक्र है उससे काफी हद तक मेल खाती है। लेकिन, और यहाँ एक बड़ा लेकिन है, हमें ये समझना होगा कि ये खुदाई इस बात का डायरेक्ट प्रूफ नहीं देती कि वहां अर्जुन या युधिष्ठिर रहते थे। मतलब उस दौर का पूरा भौतिक ढांचा तो हमें जमीन के नीचे मिल जाता है, लेकिन किसी खास व्यक्ति का नाम लिखा हुआ कोई आईडी कार्ड तो वहां नहीं मिलेगा ना। बिल्कुल इसी तरह द्वारिका का मामला भी बेहद दिलचस्प है। गुजरात के तट पर समुद्र की गहराई में सचमुच कुछ बहुत ही प्राचीन स्ट्रक्चर्स मिले हैं। ये एक अकाट्य सत्य है, इसे कोई नकार नहीं सकता। लेकिन जब बात आती है विद्वानों की तो उनकी आम सहमति यहाँ थोड़ी बटी हुई है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि बस यही भगवान कृष्ण की द्वारिका का अल्टीमेट प्रूफ है। वहीं कई आर्कियोलॉजिस्ट्स कहते हैं कि देखिए, ये एक प्राचीन जलमग्न बस्ती तो जरूर है, लेकिन इसे 100% महाभारत वाली द्वारिका ही घोषित कर देना, उसके लिए हमारे पास अभी पर्याप्त वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है। तो कुल मिलाकर सबूत तो हैं, लेकिन एक एब्सोल्यूट साइंटिफिक मुहर लगनी अभी बाकी है। चलिए अब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं और बात करते हैं रामायण के भौगोलिक विस्तार की। यहाँ हमें एक बहुत ही गहरा विरोधाभास या कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ वाल्मीकि रामायण में जो भौगोलिक ज्ञान दिया गया है वो सच में हैरान कर देने वाला है। उत्तर भारत से लेकर ठेठ दक्षिण भारत और फिर श्रीलंका तक का एक एक रास्ता, पहाड़, नदियां, सब कुछ इतने बारीकी से बताया गया है कि कोई सोच भी नहीं सकता। ये महज कोई कल्पना तो हो ही नहीं सकती। लेकिन दूसरी तरफ एक साइंटिफिक अस्पष्टता भी है। असल में रामायण काल का समय बहुत ज्यादा पुराना माना जाता है और समय के इतने लंबे फासले की वजह से इसके सीधे पुरातात्विक अवशेष महाभारत की तुलना में और भी कम मिलते हैं। अब राम सेतु का ही उदाहरण ले लीजिए, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं।
भौतिक रूप से देखें तो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले प्राकृतिक चूना पत्थर के शोल वहां सच में मौजूद हैं। ये कोई मिथ नहीं है। लेकिन जब बात एकदम पक्के वैज्ञानिक प्रमाणों की आती है तो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। नासा जैसी वैज्ञानिक संस्थाओं ने ये क्लियर किया है कि सैटेलाइट इमेजेस से ये साबित नहीं होता कि ये ढांचा मानव निर्मित है। भूविज्ञान या जियोलॉजी इसे एक प्राकृतिक भौगोलिक संरचना मानती है, जबकि हमारी धार्मिक मान्यता कहती है कि इसे वानर सेना ने बनाया था। तो यहाँ हमें आस्था और आधुनिक विज्ञान के बीच का वो क्लासिक अंतर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। अब सवाल है कि एक्सपर्ट्स इस पूरे डिबेट को कैसे देखते हैं। आइए उनके दृष्टिकोण को समझते हैं। अगर हम एकेडमिक दुनिया की बात करें तो मुख्य रूप से 3 तरह के नजरिया सामने आते हैं। पहला है शुद्ध मिथक का नजरिया। इसमें कुछ लोग मानते हैं कि ये सब बस प्रतीकात्मक और धार्मिक कहानियां हैं जिनका असलियत से कोई वास्ता नहीं। इसके बिल्कुल विपरीत है शाब्दिक दृष्टिकोण, जहां लोग अपनी गहरी आस्था के कारण हर एक चमत्कार और घटना को एकदम 100% इतिहास मानते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प और सबसे संतुलित जो नजरिया है वो है बीच का रास्ता, यानी ऐतिहासिक मूल। आज के ज्यादातर विद्वान इसी बात से सहमत हैं कि इन महाकाव्यों के केंद्र में कोई न कोई वास्तविक ऐतिहासिक घटना या संघर्ष जरूर था, जिस पर सदियों के सफर में पौराणिक चमत्कारों की परतें चढ़ती चली गईं। तो इससे हमें क्या समझ आता है? यही कि सच अक्सर इन 2 चरम सीमाओं के कहीं बीच में ही होता है। ये सोचना कि या तो सब कुछ पूरी तरह से झूठ है या फिर सब कुछ 100% सच है, ये बाइनरी अप्रोच इतिहास को समझने का सही तरीका है ही नहीं। हकीकत तो ये है कि इन महाकाव्यों में जो जगहों के नाम है, जो प्राचीन राजवंशों का जिक्र है, वो असली हैं। ये कहानियां सदियों तक मौखिक परंपरा के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंची, और इतने लंबे सफर में उस ऐतिहासिक कोर के साथ सांस्कृतिक यादें और कुछ पौराणिक कथाओं का मिक्स हो जाना बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन क्या ये ग्रंथ सिर्फ तारीखों और फैक्ट्स तक ही सीमित हैं? बिल्कुल नहीं। आइए देखते हैं इनके उस महत्व को जो केवल तारीखों से कहीं परे है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये महाकाव्य केवल कैलेंडर की तारीखें तय करने के दस्तावेज नहीं हैं। ये असल में हमारे सभ्यतागत ढांचे हैं, हमारे सिविलाइजेशन के फाउंडेशन। रामायण हमें सिखाती है कि आदर्श क्या होना चाहिए। ये कर्तव्य, मर्यादा और नैतिकता का सबसे उच्चतम रूप प्रस्तुत करती है। वहीं दूसरी तरफ महाभारत ह्यूमन साइकोलॉजी का एक बहुत ही रियल और कहीं कहीं कड़वा आईना है। ये हमें राजनीति, सत्ता के संघर्ष, कूटनीति और इंसानी फितरत की वो गहराइयां समझाता है जो आज हजारों साल बाद भी उतनी ही प्रासंगिक है। तो इन सारी बातों और सबूतों को देखने के बाद हमारा अंतिम निष्कर्ष क्या होना चाहिए? अगर हम अब तक के सारे वैज्ञानिक और ऐतिहासिक डेटा को एक साथ रखकर देखें तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं, महाभारत के मामले में एक ऐतिहासिक कोर होने की संभावना तुलनात्मक रूप से ज्यादा मजबूत है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके जो पुरातात्विक अवशेष हैं वो लौह युग की संस्कृति से काफी हद तक मेल खाते हैं। वहीं रामायण की बात करें तो इसके पास एक बहुत ही शक्तिशाली और विस्तृत सांस्कृतिक तथा भौगोलिक स्मृति है, हालांकि इसके सीधे पुरातात्विक प्रमाण आज की डेट में बहुत कम है। तो अंत में एकेडमिक दुनिया की जो आम सहमति है वो बड़ी स्पष्ट है। इन महाकाव्यों को सिरे से खारिज कर देना या इन्हें सिर्फ फिक्शन कह देना एक बहुत बड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन होगा। ये तथ्यों को नजरअंदाज करने वाली बात है। और वहीं दूसरी तरफ विज्ञान के सामने ये दावा करना कि इनमें लिखा एक एक शब्द शाब्दिक रूप से इतिहास है, ये भी अकादमिक रूप से विवादित है। असल बात यह है कि यहाँ मिथक और इतिहास आपस में बहुत खूबसूरती से गुंथे हुए हैं। ये दोनों ही ग्रंथ उस विशाल और वास्तविक सांस्कृतिक स्मृति का प्रतीक हैं जिसने हजारों सालों से हमारी पूरी सभ्यता को जिंदा रखा है और उसे आकार दिया है। इतिहासकार हमेशा तारीखें और कार्बन डेटिंग खोजते हैं और वो अपनी जगह बहुत जरूरी भी है, लेकिन जरा सोचिए, क्या सच हमेशा सिर्फ पत्थरों के नीचे या कैलेंडर की तारीखों में ही दफन होता है? या सत्य वो भी है जो एक सामूहिक याद बनकर किसी सभ्यता की रगों में हजारों सालों से लगातार बह रहा हो? ये महाकाव्य केवल अतीत की किताबें नहीं है, ये हमारी एक जीती जागती संस्कृति का हिस्सा है। और अगर आप गहराई से देखें तो शायद यही इन ग्रंथों की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत है। क्या सोचते हैं आप?